and welcome back to my channel. Today we are going to discuss the unit 2nd of the book Media and Psychology. Today we are going to discuss the relationship between media and psychology and much more. So let's start from the introduction. In introduction we are told about everything that we have already learned previously. I'm just going to revise it for you. By now you are all acquainted with the concept of media and social media and how it is considered as a benefactor to influence the human psychology. यानी यूनिट फर्स्ट में हमें सबको ये बता दिया गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है दोनों चीज़ें, ये हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और ये कैसे एक बेनिफैक्टर है हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए. Or, however, considering the various commodities with other fields, the APA changed its name during the 1990s from Division of Media Psychology to the Division of Media Psychology and Communication Technology. यानी APA ने अपना 1990s में अपना नाम चेंज कर दिया फ्रॉम डिवीज़न ऑफ मीडिया साइकोलॉजी से टू डिवीज़न ऑफ मीडिया साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. यानी जो पहला का नाम था उस नाम में कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि मीडिया जो इवॉल्व होती है, मीडिया जो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, वो टेक्नोलॉजी भी उसमें एक भूमिका निभाता है, टेक्नोलॉजी भी उसका फैक्टर है. अब ये छोटा सा जो डिस्टिंक्शन है, जो चेंज है नाम का, ये हमें देखने में छोटा लगता होगा लेकिन ये छोटा है नहीं. एकेडमिक स्टैंड पॉइंट से इसमें बताया गया है. इट मेक कंसेप्ट्स क्लियरर. It takes into account the importance of technology in shaping newer forms of media and thereby it has impact on human psychology. यानी ये नाम चेंज करने से ये हमें टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने में मीडिया में. यानी टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो मीडिया है उसकी नई नई फॉर्म आती हैं. यानी जैसे पहले कंप्यूटर होता था, फिर फ़ोन आने लग गया, अब लैपटॉप आने लग गए, फिर टैब आने लग गए. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से मीडिया की फॉर्म बदल रही है, वैसे वैसे हमारा एक्सेस इससे बढ़ता जा रहा है. और जैसे जैसे हमारा एक्सेस बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इस पर मोर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और मोर रिलायंट होते जा रहे हैं और मोर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं. तो APA को चेंज करने का मकसद कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को ऐड करके सिर्फ यही था, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की भूमिका को बताना हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने में. यानी वो मीडिया को पहले चेंज करती है, नई नई फॉर्म बनाती है मीडिया के फॉर्म्स की, और फिर उस हमारा जो एक्सेस है उसको ईजियर करती है मीडिया से. यानी पहले हमारा मीडिया से एक्सेस इतना ईजी नहीं था जब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न थे, जब हमने यूनिट 1 में पढ़ा था. फिर टेलीविज़न के बाद हमारे पास फ़ोन आए, कंप्यूटर आए, फ़ोन आए, और फिर ये इवॉल्व होता जा रहा है और जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे हमारे इसके साथ एक्सेस बढ़ रहा है. अब इसमें मार्शल मैकलुहान के बारे में हमें बताया गया है. ये रहा मार्शल मैकलुहान. ये एक स्कॉलर है, मीडिया के स्कॉलर, और इन्होंने हमें ये बताया गया है कि मीडिया का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही मीडिया में कोई ऐसी खासियत है कि वो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करे. ये हमारे ज़िम्मे है कि हम मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं. हम जो भी मीडिया से नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम मीडिया से जो भी नॉलेज पढ़ते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, पहले हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं और फिर दूसरों तक उसको किस तरह स्प्रेड करते हैं, किस तरह दूसरों तक फैलाते हैं. और जब हम किसी मीडिया से किसी इन्फॉर्मेशन को समझकर फिर उसे दूसरों तक फैलाते हैं, वही हमारी साइकोलॉजी को फ्लो करता है दूसरे लोगों तक. मार्शल मैकलुहान ने मीडिया के एक स्कॉलर थे, उन्होंने बताया कि मीडिया कैन नेवर क्लियरली बी डिफाइंड फॉर इट्स कंस्टेंटली चेंजिंग
ही डिफाइंड मीडिया एज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर सेल्स, यानी मीडिया का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये कंस्टेंटली चेंज होती रहती है। ये एक्सटेंशन ऑफ आवर सेल है, यानी हमारा एक बढ़ता हुआ रूप। व्हाट ही मेंट वाज दैट मीडिया इटसेल्फ डिड नॉट possess एनी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी वही जो मैंने अभी बताया कि मीडिया में अपने आप में कोई एबिलिटी नहीं है हमें इन्फ्लुएंस करने की। It has no meaning in itself. Rather, it is the individual who perceives the information as per their ability and then uses the information to shape the world around them. यानी कि जो इंडिविजुअल है वो पहले वो जो इंफॉर्मेशन देखते हैं उसको परसीव करता है, उसको समझता है अपनी प्री एग्जिस्टिंग एबिलिटी और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है अपने अराउंड वर्ल्ड को शेप करने के लिए, यानी अपने लोगों को जो अपने अराउंड लोगों को वो वही चीज़ सिखाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है, और यहीं से लोगों के जो परसेप्शन है वो मोल्ड होते हैं मीडिया के द्वारा। तो मीडिया में अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सम माइट अग्री एंड मैनी माइट ऑल्सो डिसएग्री विद हिम, हाउएवर ऑल विल एक्नॉलेज टू द फैक्ट दैट मीडिया एंड साइकोलॉजी डू शेयर अ रिलेशनशिप इफ़ यू ऑब्जर्व, यानी मीडिया और साइकोलॉजी में एक रिलेशनशिप है। इसीलिए जो पॉलिटिक्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मूवीज़ वगैरह होती हैं, वो सब हमारे अंडरस्टैंडिंग को समझ के तरह तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमें बहुत सारे पॉलिटिक्स अपने बारे में और अपने जो एजेंडा है उसको अपग्रेड करने के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं, और वो हमें अपने आप को मीडिया के द्वारा हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इसीलिए वो हमारी साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। Thus, researchers under this topic becomes crucial in understanding the scope of media's effect on psychology. Furthermore, it can generate awareness among people and make them more conscious of what they are consuming, thus leading to more educated and aware public that will less likely be manipulated. In this unit, we will begin by understanding the complicated relationship that media and psychology share. अब हम मीडिया और साइकोलॉजी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझेंगे। अब इसमें यह बताया गया है कि मैं इसको समझा देती हूँ, पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। इसमें हमें बताया गया है कि जब भी हम फ़ोन चलाते हैं तो हम जैसे कि हम फ़ोन चला रहे हैं, हम पहले यूट्यूब देख रहे हैं, फिर हमें स्नैपचैट से एक नोटिफिकेशन आया, फिर हम स्नैपचैट पे चले जाएंगे, फिर स्नैपचैट से इंस्टाग्राम पे, यानी हम क्या करते हैं, इंटरनेट की वजह से हम अपने मोबाइल से हर वक्त लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर अपडेट रहें, अपने लोगों से मिलते रहें, नॉलेज इकट्ठा करते रहें और जो भी करते रहें। और ये सब करने का पर्पस लोगों से कनेक्ट होना नहीं है, अब ये बहुत कुछ बन चुका है। यानी Similarly, how often do you switch from one media to another, from TV to your surfing internet on phone or on your laptop? These are all constantly providing you with information that can get overwhelming. It has become a platform for business. यानी यह बताया गया है कि हम अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ अपने प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं बल्कि बिज़नेस के पर्पस से और कई पर्पस से यूज़ करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के पर्पस से। और जो मूवीज़, जब नई नई मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो वो भी नए नए जो प्रेवलेंट जो ट्रेंड होता है उस पे वीडियो बनाते हैं और इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो मीडिया को यूज़ कर रहे हैं अपनी मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके ताकि वो और पैसे कमा सके और उनकी मूवी हिट जाए। मीडिया इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यानी लोग इसको एंटरटेनमेंट पर्पस से ही यूज़ नहीं करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन का सोर्स बन गया है वर्ल्ड के बारे में, यानी हम दुनिया के बारे में जानते हैं, हमारे अराउंड वर्ल्ड क्या हो रहा है और हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है, और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, हमारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, यानी इसमें ये बताया गया है। और हमें
हमें रोज़ रोज़ न्यूज़ मिलती है मीडिया से, हम रोज़ नई न्यूज़ देखने को मिलते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, रोज़ की खबरें हमें मिलती हैं मीडिया की वजह से, न्यूज़ चैनल की वजह से, विदाउट विच मैनी ऑफ आर कंफर्ट विल बी टेकन अवे। और अगर हम इसको यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारा जो कंफर्ट है वो चला जाएगा, which has had positive as well as negative effect. The interaction between media and human being is high, and so is the relationship between human being and psychology. यानी जिस तरह हमारा और सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह मीडिया का हमारे साइकोलॉजी पे और हमारे कॉग्निशन पे इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इस पे मोर डिपेंडेंट और रिलायंट होते जा रहे हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो इस वजह से हमारे जो चांसेस हैं इससे इन्फ्लुएंस होने से, हमारी साइकोलॉजी का इससे इफ़ेक्ट होने से वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब मीडिया साइकोलॉजी पर व्यू, इसमें यह बताया गया है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट मीडिया साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद, यानी मीडिया साइकोलॉजी का किस चीज़ से लेना देना है। सबसे पहले सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड मेडिटेटेड बाय सम टेक्नोलॉजी, यानी इसमें हम उसी को कम्युनिकेशन को लेंगे जो किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। हम उस कम्युनिकेशन को नहीं लेंगे जो फ़ेस टू फेस हो रहा है या ओरल हो रहा है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, और जो कम्युनिकेशन जब हम वीडियोस देखते हैं तो उन पर हम कमेंट देते हैं, हम उस वाले कम्युनिकेशन को लेंगे। मीडिया साइकोलॉजी में हम उस कम्युनिकेशन को नहीं लेंगे जो हम एक दूसरे से करते हैं ओरल। सेकेंडली, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी मीडिया साइकोलॉजी में हम ये जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मीडिया का ह्यूमन बिहेवियर पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्डली, अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन मीडिया इंटरफेस, यानी जो मीडिया इंटरफेस, ब्रेन मीडिया इंटरफेस यानी जो हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता पर असर डालते हैं, हम उसके फिज़िकल, कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। और मीडिया साइकोलॉजी का किस चीज़ से लेने देने नहीं है। पहला, जो हम फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी को बनाने में साइंस का यूज़ हुआ है, उससे भी नहीं है। और तीसरा, जो स्पीच कैसे दी जाती है, कैसे नहीं दी जाती, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उससे भी नहीं है। अब ये डायग्राम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये है मीडिया साइकोलॉजी का पूरी, मतलब इसमें हमें पूरा बताया गया है कि मीडिया साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है। पहले टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, जैसे आईपैड, टैबलेट अब आने लग गए, पहले नहीं होते थे, फ़ोन वगैरह। यह है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। जब ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलपमेंट होता है तो कंटेंट, नया नया कंटेंट, यानी जो हमें दिखाया जाता है उसको कंटेंट कहते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि बुक्स, न्यूज़, म्यूज़िक। अब जब उन सब कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसे हम कंज्यूम भी करेंगे। तो थर्ड है कंटेंट परसेप्शन, यानी सोचना समझना। हम उसको अपने तरीके से सोचेंगे। जो हमें न्यूज़ दिखाई जा रही है, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसको अपने तरीके से समझेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और वो उसको परसेप्शन कहते हैं। यानी हम उसे अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर समझेंगे, और इसी तरह हम उसे कंज्यूम करेंगे। यानी जैसे हम म्यूज़िक को सुनेंगे, न्यूज़ को सुनेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, और ये सब कंजप्शन कहलाएगा। हम मीडिया को इस तरह कंज्यूम करते हैं और फिर हम इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। यानी हमने कोई न्यूज़ सुनी यूट्यूब पे तो हम उस पर कमेंट करेंगे कि हमें कैसा लगा। और 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 जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी, जितने ज़्यादा कंटेंट की अवेलेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा लोग मीडिया से कनेक्टेड रहेंगे ज़्यादा लंबे समय तक, और जितने लंबे समय तक कनेक्टेड रहेंगे उतने ज़्यादा हमारे पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये बहुत अच्छा हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जिसके माध्यम से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के पैराग्राफ हमें ऐसे ही समझ आ जाएगा। इसमें हमें बताया गया है हाउ सोशल मीडिया बिकेम अ टूल फॉर अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक अफ्रीका के एक तुनीशिया नाम के
जगह की बात है। अफ्रीका के तुनीशिया में 2010 में एक स्ट्रीट वाला जो सब्ज़ी बेचते हैं, जो लोग रेडी पे सब्ज़ी बेचते हैं, उस आदमी ने अपने आप को जला लिया था, अपने आप को आग लगा ली थी, क्योंकि कुछ पुलिस वालों को उसने रिश्वत देने से मना कर दिया था। और वो पुलिस वाले उसके जो अगर क्योंकि वो उन्हें रिश्वत नहीं दे रहा था, और वो पुलिस वाले उसके जो रेडी या रिक्शा होता है, वेजिटेबल कार्ट होता है, उसको उन्होंने कॉन्फिस्केटेड कर लिया था। यानी कॉन्फिस्केटेड का मतलब उसे ज़ब्त कर लिया था, उसे दे नहीं रहे थे। और क्योंकि जो वेजिटेबल रेंडर होते हैं, जो स्ट्रीट रेंडर होते हैं, वो गरीब होते हैं, और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गरीबी होती है। तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने उन्हें घूस नहीं दी, उन्हें ब्राइब यानी घूस नहीं दे पाया वो इंसान, इसलिए उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। और इस जो ये बात है, इस इंसिडेंट को जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जा सकता है। उस इंसिडेंट के बाद तुनीशिया में हर जगह दंगे फसाद ये सब होने लग गया, लोग सड़कों पे उतर गए, लोग एग्रेशन में आसपास उतरने लग गए, और लोगों में जो वहाँ की जो सरकार है उसमें पहले पहले से ही वहाँ के लोगों में सरकार की वजह से बहुत कड़वाहट थी, बहुत गुस्सा था। और जब से इंसिडेंट हुआ तो ये गुस्सा और भड़क गया, और मीडिया ने भी इस इंसिडेंट को बहुत बढ़ चढ़ के बताया, और लोगों को अवेयर किया, लोगों तक न्यूज़ गई, और इस सिचुएशन में मीडिया का बहुत यूज़ हुआ, और लोगों को पता चला कि सही चीज़ क्या है, इंसिडेंट में एक्चुअल में हुआ क्या था, और सच्चाई का पता लगा। It was the picture and videos of Bouazizi's incident through social media that ignited fire in the hearts of all individuals who then came to the street to fight for the ongoing operation. The government tried to hinder the spreading of the same. However, it eventually reached media and showed it to the people who did not have access to the internet. यानी सरकार ने इस मामले को कम करने की कोशिश करी, इस मामले को छिपाने की कोशिश करी, लेकिन जब मीडिया ने इस मामले में दखल दी तो सबको पता चल गया, और ये मामला हर जगह तक फैल गया। अब इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है किसी रिवॉल्यूशन को, हमारे आसपास जो भी कुछ हुआ है उसको दिखाने में, उसको एक्चुअल जिस रूप में है उसी रूप में दिखाने में। और इसीलिए वो हमें कभी कभी नेगेटिवली और पॉजिटिवली बोथ वेज में हमें इम्पैक्ट भी करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है। सोशल मीडिया एविडेंटली एंड अनडाउटेडली प्लेड अ pivotal role in uprising of the revolution to overthrow a government that was not for the people. It gave people a platform to organize and come together to work. यानी सोशल मीडिया की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला कि तुनीशिया में क्या हो रहा था, और जब मीडिया का यूज़ हुआ, की वजह से ज़्यादा ये खबर स्प्रेड होती गई, लोग और जुट गए, और ये जो प्रोटेस्ट था ये और बढ़ गया, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लग गए उस स्ट्रीट वेंडर को इंसाफ दिलाने के लिए। द अबव केस स्टडी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मीडिया कैन इन्फ्लुएंस और draws a large majority of people into taking an action that otherwise might not have been possible. यानी अगर मीडिया ना होती तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को छुपा देती, क्योंकि मीडिया तब एग्जिस्ट करती थी 2010 में, तो लोगों ने मीडिया का यूज़ करा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता भी चला। The fact of the matter, however, is that this could be used for the good of the public on one hand, and on the other hand can negatively impact the society. यानी हम मीडिया का यूज़ पॉजिटिवली भी कर सकते हैं
और नेगेटिवली भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस इंसान पे, वो इसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहा है। वो उसके गलत कंटेंट बनाने में यूज़ करता है, कुछ लोग इसे गलत कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और कुछ अच्छा देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक इंसान पे भी, एक इंसान पर ही डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से यूज़ करें। एज ऑन टुडे देयर इज़ अ राइजिंग कंसर्न ओवर द स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज़ ड्यू टू विच पीपल हैव बीन लॉस्ट देयर लाइव्स। यानी अब मीडिया का गलत तरीके से यूज़ इस तरह से भी किया जाता है कि लोग जो फेक न्यूज़ है उसको फैला देते हैं हर जगह। कोई चीज़ हो नहीं रही होती लेकिन लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए उसे फेक बना देते हैं और कुछ लोग की इसमें जान भी चली जाती हैं। There are many such examples that will further add support to the argument that media influence human psychology in many different ways. The relationship between media and psychology can thus be described as an uneasy one. As David Carr stated, this is because of psychology's caution on studying media in more detail, as media is not generally given a token of academic study. In other words, it is neither given much importance nor the respect and attention it deserves. While there have been researches and studies that did not study the effect of media on human psychology, they were motivated more by a problem-driven approach rather than curiosity to understand how media in general might influence behavior. यानी इस पैराग्राफ में भी यही बताया गया है कि मीडिया बहुत हद तक हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को हमें मदद भी करती है और हमें बिगाड़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो इसको जिस तरह से यूज़ करना चाहता है। और जितना जितना मीडिया की फॉर्म टेक्नोलॉजी की वजह से इवॉल्व होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें एडवांसमेंट आता जा रहा है, उतना उतना जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारा रिलायंस है, वो इस पर बढ़ता जा रहा है। We are constantly surrounded by media through television, internet, mobile phone, many other technologies. यानी जैसे जैसे मीडिया की जो फॉर्म है वो इवॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा इस पर जो निर्भरता है वो भी बढ़ती जा रही है। कभी टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी फॉर्म्स, इन पर हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कभी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, कभी अपने किसी और पर्पस से। Media is consumed by people of all ages, especially the young, and it is going to stay. Its impact on cultures. Media is consumed by people of all ages, स्पेशली द यंग, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे। यानी वहाँ ये तो हमें पता है कि मीडिया का यूज़ हर एज के इंसान के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। 2 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल के इंसान तक इसको यूज़ करते हैं और हर तरह की एज के लोग इसको अंधाधुन यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। और यहीं से हमें पता चलता है कि किस तरह ये हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभा भी सकता है। इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर्स कैन नॉट बी अंडरमाइंड। मीडिया प्रोवाइड्स पीपल विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड टू डिस्कार्ड इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाउएवर, यानी क्योंकि मीडिया हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराती है, हमें पॉजिटिव चीज़ से एक्सपोज कराती है, हम मीडिया को पूरी तरह से तो डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है। अगर ये हमारे लिए नेगेटिव है तो हमारे लिए यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से है। हाउएवर, इट इज़ imperative to understand how these work together. Media psychology helps individuals in understanding to what level it can influence or affect them. Once this knowledge is developed, the negative impact of media can also be controlled. यानी जब हम मीडिया साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, हम क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। अब क्योंकि इस इम्पैक्ट को जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको कम करने के लिए हमें इस स्टडी से अवेयर कराया जा रहा है, मीडिया और साइकोलॉजी। अगर हमें बहुत अच्छे से ये अवेयरनेस फैला दी जाएगी कि मीडिया हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है, तो हम इसका अंधाधुंध यूज़ करने से अपने आप को रोक पाएंगे, अपने आप को रेसिस्ट कर पाएंगे और इसका यूज़
तभी कर पाएंगे व्हेन इट इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड, नॉट यूजिंग इट अननेसेसरीली. Research in media psychology is not an easy task. The extremely fast pace of technology change makes it difficult for researchers to cope with a very effective way. यानी अब क्योंकि हमें इस साइकोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मीडिया साइकोलॉजी में जो रिसर्च है वो एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि मीडिया बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत वाइड हो चुकी है, और इसके फॉर्म की वजह से और जो कंटेंट दिखाया जाता है उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, तो इस मीडिया साइकोलॉजी को समझाना और इस पर रिसर्च करना कोई आसान बात भी नहीं है. However, it is still equally as important to work towards understanding this subject better and its impact on humans. Hence, media research and media psychologists become important, which we will be discussing ahead. यानी क्योंकि ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम इसको यूज़ करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को समझने के लिए यूज़ करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी साइकोलॉजी पर इसका इम्पैक्ट को पढ़ना भी ज़रूरी है. अब हम इस फैक्ट को समझने के लिए मीडिया साइकोलॉजिस्ट की रोल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सब यूनिट में. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और कुछ भी समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.